ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी रहे। और प्लस किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है थ्रू आउट द सेशन तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप मुझे इंटरप्ट भी कर सकते हैं बीच में, कोई इशू नहीं है, ताकि किसी की कोई पॉइंट मिस ना हो। और फिर हम सेशन के बाद भी करते हैं एक Q&A सेशन। ओके। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले ये बता दें कि विजिबल है सबके पास, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, it is visible. ओके, 1 मिनट में थोड़ा सेट कर लूँ इसको। ओके, तो सबसे पहले तो हम इस सेशन में जो 2 चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक तो 2 मिनट साइंटिफिक वीडियो है, उसके बारे में आपसे मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। उसके बाद जो क्लियर स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल टेक्निकल रिपोर्ट लिखी जाती है, किसी उसमें जितनी भी हेडिंग्स आती हैं, जो भी चीज़ें सारी किस तरह लिखते हैं, उसमें हर हेडिंग में क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, किस तरह स्ट्रक्चर करना है अपनी रिपोर्ट को, वो भी मैं आपसे बताता हूँ। उसके अलावा एक जो प्रोजेक्ट है, ये मैंने अपनी किया था यूनिवर्सिटी टाइम में, यूवी ब्लॉकिंग एंड बैरियर स्प्रे कोटिंग बेस्ड ऑन पॉलीस्टाइरीन एंड जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स टू ब्लॉक द यूवी रेस। ठीक है, तो इसकी भी एग्जांपल मैं देता रहूँगा और भी प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल आपको साथ साथ देता रहूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम किस तरह स्ट्रक्चर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वीडियो की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये वीडियो में आपने शो क्या करना होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ना इसको स्टार्ट आपने करना है बहुत एक हुक सेंटेंस से, कि उससे आप एंगेज कर लें अपनी जो भी ऑडियंस है, जो भी, क्योंकि दिस दिस इज़ लाइक योर एलिवेटर पिच। आपके पास 2 मिनट्स हैं, आपको अपना कॉन्सेप्ट उन्हें समझाना है, साइंटिफिक वर्किंग समझानी है, किस तरह आपका प्रोजेक्ट है वो क्यों मैटर करता है, कैसे वर्क कर रहा है, उसमें आपने क्या रिजल्ट्स फाइंड किए हैं, ठीक है, और क्यों यूनिक और इम्पैक्टफुल है, क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है आपकी जो एनवायरनमेंट है उस पे, या किस तरह आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मैंने कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही फॉलो करें, आप इसको अपनी तरह स्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड किया कि इस वीडियो में आपने डिस्कस क्या करना होता है, अपनी प्रॉब्लम को किस तरह जो है डिफ़ाइन करना है उन्हें। सबसे पहले स्टार्ट करना आपने अपने वीडियो को एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग सेंटेंस से, ठीक है? वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं हो सकती, बट ऐसा कुछ सेंटेंस आपने बोलना है, इस तरह बोलना है कि एंगेज हो जाए, वो उनको पहली स्ट्राइक कर जाए, पहले इंटरेस्टेड हो जाए, आपकी जो जजेस हैं, जो भी वीडियोज़ आपकी देख रहे हैं, वो थ्रू आउट द वीडियो आपके इंटरेस्टेड रहें। जैसा आप लोग अगर रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, तो रील अगर, क्योंकि उसमें आपका बस ऐसा है कि 3-4 सेकंड आपने देखा, अगर वो स्टार्टिंग मोमेंट आपको स्ट्राइक कर दिया, तो आप रील देखेंगे पूरी, नहीं तो स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है? तो अब ज़ाहिर है इसमें तो ये नहीं होगा, आपकी वीडियो तो पूरी देखी जाएगी जितनी भी मिनट्स की है, लेकिन जो हुक सेंटेंस होगा ना, वो एक इंटरेस्ट, उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप कर देगा आपके व्यूअर्स में, कि किस तरह आपने इसमें किया क्या एग्जैक्टली, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। ठीक है, तो आप, अब मुझे आप लोगों के प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली पता नहीं है, वरना मैं उस तरह भी गाइड करता, बट यू हैव टू से योर फर्स्ट सेंटेंस वेरी वेरी, ताकि उससे क्यूरियोसिटी पैदा हो आपके व्यूअर्स में। सेकंड, आप तो उसको प्रोसीड करना है, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करनी है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है आपकी प्रोजेक्ट जो आपने सॉल्व करी है इसके थ्रू, अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। तो मैं इसकी एग्जांपल दूं अगर, तो मैंने जो डेवलप किया था स्प्रे, ठीक है, उसमें क्या इशू आता था कि आपके जो सोलर पैनल्स हैं उस पे बहुत सनलाइट, हार्श सनलाइट आती है, डस्ट आती है, वाटर वेपर्स होते हैं, रेन होती है, डिफरेंट चीज़ें उससे इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तो इट वाज अवर प्रॉब्लम, ठीक है? आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर दी, उसके बाद आप बताते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है? आपका आइडिया क्या है? सिंपल साइंस टर्म्स में बताना है, कोई मुश्किल टर्म्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो जो भी आपके जजेस हैं, आप नहीं जानते कि उनके लिए वो अंडरस्टैंडिंग कितनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर है या कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टर्म यूज़ नहीं करना जो सिर्फ आप लोगों के लिए फेमिलियर हो, ठीक है? ऐसा टर्म्स यूज़ करें जो सिंपल टर्म्स हो, जो सबको, कॉमन ऑडियंस को भी समझ आए,
ताकि अगर उनका आपको आइडिया या आपकी बात समझ ही नहीं आ रही है तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो वीडियो देख लेंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा, तो हो सकता है उस तरह आपका जो विजन है वो उन तक रीच नहीं करे। तो जो आपका आइडिया है सिंपल टर्म्स में उन्हें समझाना है कि आप बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, उसको आपने किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, आप बना क्या रहे हैं, बेसिकली उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंडली उसके बाद आपने डिफाइन करनी है कि कैसे वो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसमें साइंटिफिकली क्या वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मिस हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के दौरान अगर आप लोग ना कोई ग्राफिकल या विजन कोई भी विजुअल्स या कोई ग्राफिक्स दिखा सके ना, तो आपकी बात जो है ठोस हो जाएगी। आपके पास डाटा है, आपके पास वो है, इसके एविडेंसेस हैं, तो जो एविडेंस और रिजल्ट ड्रिवन अप्रोचेस होती है ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। तो अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करते हुए कोई भी ग्राफ्स हैं, कोई अभी भी 12:30 नहीं हुए। विजुअल्स हैं, कोई भी पास्ट रिसर्च है जो इस चीज़ को कंफर्म करती है कि हाँ वाकई ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप ज़रूर उसमें शो करें। सेकेंडली साइंटिफिक वर्किंग में जब बताता है उसमें भी ये चीज़ करनी है। कॉन्सेप्ट आपने बहुत ईजिली समझाना है, कैसे आपकी चीज़ वर्क कर रही है, क्या उसमें साइंटिफिक चीज़ें हैं, क्या उसमें जो है इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, किस तरह वो जो आपका आइडिया है वो वर्क करेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं जाना ताकि मुश्किल हो समझने में, इजी टर्म्स में समझाना है उसको। फ्लो चार्ट्स यूज़ करें, पिक्चर्स यूज़ करें, जो भी चीज़ें हैं आपके पास अपना आइडिया समझाने के लिए वो यूज़ करें। उसके बाद आप आएंगे, साइंटिफिक वर्किंग बता दी, प्रोसीड करेंगे फिर रिजल्ट्स पे। ठीक है, रिजल्ट बताना है आपने क्या किया, उससे आपके पास क्या रिजल्ट अचीव हुआ। ठीक है, आपका जो टारगेट था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए क्या आपने वो अचीव कर लिया या नहीं किया, या कितना परसेंट अचीव कर लिया, क्या इश्यूज आए। बेसिकली ओवरऑल आपके रिजल्ट्स, आपकी फाइंडिंग्स बतानी है थ्रू आउट आपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड किया और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव किए या नहीं किए। फिर उसकी डायरेक्ट क्लोजिंग कर लें आप, वो आपके ऊपर है कि किस तरह उस अपने प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस बताते हुए क्लोजिंग कर लें, या फिर आगे इस पे क्या वर्क हो सकता है वो भी आप बता के क्लोज कर सकते हैं अपनी वीडियो को। और ये 2 मिनट है, अब इसको आप जैसे भी मैनेज करें, ब्रेक डाउन करें, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए जो एक वीडियो में इंक्लूड कर सकते हैं आप अपनी आइडिया को पिच करने के लिए जजेस को। तो अब वीडियो से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। या जैसे इब्राहिम ने अभी बोला कि फ्यूचर प्लान इम्पैक्ट, बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर, इसमें फ्यूचर क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, रिकमेंड कर सकते हैं आप क्लोजिंग करते हुए, ताकि एक अच्छे नोट पर आपकी वीडियो एंड हो। तो रिगार्डिंग वीडियो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम रिपोर्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। कोई भी छोटी बात है, कोई भी कुछ भी है, कोई भी पूछ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। या आप लोगों के लिए सब क्लियर है तो वो भी चैट बॉक्स में आप शो कर दें, रिस्पॉन्स आके प्रोसीड करें। ओके, सो ग्राफिक्स से रिलेटेड क्या मतलब। अच्छा देखिए, ग्राफिक्स से रिलेटेड ये मतलब है, अगर आप देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कभी आप कोई वीडियो शो कर रहे हैं या आप इवन कोई प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, तो उसमें आप वर्ड से कोई बात बोल देना कि हमने अपने प्रोजेक्ट से इतनी एफिशिएंसी अचीव की। या फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोजेक्ट की एग्जांपल दे के समझाऊँ अगर, तो अब मैंने क्या अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई थी कि लाइफ स्पैन कम हो रहा है सोलर पैनल्स का, उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है। अब ये मैं वर्डली ज़ुबानी ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है वो सुन रहे हैं, उनको वो बात याद रहे ना रहे, उनके लिए इतनी इम्पैक्टफुल हो ना हो, लेकिन अगर वो चीज़ आप अपनी वीडियो में, फॉर एग्जांपल अगर वीडियो इस तरह आपकी चल रही है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई अपनी, ठीक है, फिर आपका वॉइस ओवर कंटिन्यू रहे अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू आर टेलिंग, और स्क्रीन पे या वीडियो पे आप ग्राफ्स शो करें। ठीक है, शो करें, कंपेयर करें कि एक ऐसा सोलर पैनल जो किसी बहुत हार्श एनवायरनमेंट में लगा हुआ है और एक ऐसा सोलर पैनल जो रेगुलर कंडीशंस में लगा हुआ है, तो उस पर इम्पैक्ट क्या आया, वो ग्राफ्स के थ्रू। विच ग्राफिक्स से मेरा मुराद यही था कि ग्राफ्स प्रेजेंट करें अपनी वीडियो में, विजुअल्स दिखाएं, डाटा शो करें जो प्रूव्ड हो, प्रूवन हो कि हाँ वाकई ऐसा होता है। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके व्यूअर पे। आप अपनी बात मतलब उनके ब्रिक कर देते हो कि हाँ, कि जो है ये बात ऐसी ही है और ये प्रूव्ड है।
ग्राफ्स और जितनी भी आप डाटा शो करेंगे ना अगर, तो उसके थ्रू आपकी बात ब्रेक हो जाएगी उनके माइंड में कि हाँ वाकई है, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अच्छा, तो शहीर का क्वेश्चन है आइडिया और साइंटिफिक राइटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, तो साइंटिफिक राइटिंग तो, अच्छा आइडिया तो मतलब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। आइडिया तो एक आइडिया है, आपके पास माइंड में एक आइडिया है, कुछ भी आपने सोच लिया कि मैं आज बैठे बैठे कुछ बनाता हूँ, ठीक है, उस ताकि इससे किसी भी चीज़ में कॉस्ट कटिंग हो जाए, किसी भी चीज़ में ये इम्प्रूवमेंट हो जाए, या कोई भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, या किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपने एक आइडिया सोच लिया। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टील इंडस्ट्री में अगर वर्क करता हूँ, तो वहाँ पे स्टील का स्लैग प्रेजेंट होता है जो वेस्ट जाता है। मैं एक आइडिया सोच लूँ कि इस स्लैग को कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब ये मेरा एक आइडिया है कि मुझे स्लैग को यूटिलाइज करना है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के। अब अब साइंटिफिक वर्किंग आएगी इसके आगे, जो आप राइट करोगे, साइंटिफिक वर्किंग सारी को स्लैग में मौजूद क्या है, फिर उस आपके क्या मेथड्स हैं, ये सारी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू आपने उसमें से यूज़फुल एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए, फिर क्या किस प्रोसीजर से आपने उसको प्योरीफाई किया वेस्ट वाटर को। तो ये सारी चीज़ें जो है साइंटिफिक उसमें आ जाती हैं राइटिंग में, जो आपके एक्सप्लेन करे आपके कॉन्सेप्ट को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बिल्कुल, यही मैं डिस्कस कर रहा था इब्राहिम, के साइंटिफिक राइटिंग में वो सारी बातें बताई जाएंगी जो आपके एक्सप्लेन करें आपके सारे जो चीज़ें आपने करी हैं इंजीनियरिंग टर्म्स में, या जो भी उसकी साइंटिफिक वर्किंग है, बैकग्राउंड पे हो क्या रहा है, ये तो एक नॉर्मल इंसान को भी दिख जाएगा ना कि हुआ क्या है, लेकिन आपने डिस्क्राइब करना है, आपने डिफाइन करना है कि किस तरह ये चीज़ वर्क की है, उसके पीछे साइंटिफिक वर्किंग क्या है। तो राइटिंग में आप वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस नहीं है, और वीडियो वाला पार्ट इतना इशू मुश्किल था भी नहीं, इसमें आप लोग अपनी क्रिएटिविटी सेल्फ क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लाइटिंग वगैरह जहाँ जो भी वीडियो जिस तरह भी बनाए, अच्छे विजुअल्स हों, अच्छी उसमें वो होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए ताकि देखने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये कुछ टिप्स मैंने लिखे थे कि स्लोली और क्लियरली स्पीक करना, आपने वही वाली बात है कि साइंटिफिक वोकेबलरी सिंपल यूज़ करनी है, और लाइटिंग और डायग्राम्स वगैरह यूज़ करनी, ठीक है। तो अब ये थोड़ी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, ये चीज़ है टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के लिए। अब एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे, अच्छा मुझे कोई ये कंफर्म करे कि आप लोग कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है यहाँ पे, या सारे फर्स्ट या सेकेंड ईयर रिलेटेड स्टूडेंट हैं? अगर कोई थर्ड या फाइनल ईयर क्वेश्चन है वो मुझे बताया पहले। हाँ, इब्राहिम आप, इब्राहिम एंड मारिया, आप लोग माइक खोल के बता सकते हैं क्या कहना चाह रहे नो, बेसिकली आपसे पूछना थर्ड ईयर के स्टूडेंट कौन है, सो हमने हैंड रेज कर दिया। हैं? ओके, सो मुझे ये बताया कि आप लोगों ने अब तक कोई, मतलब ज़ाहिर है अभी तो स्टार्टिंग होएगी थर्ड ईयर की, बट कोई इस तरह रिसर्च पेपर पे किसी ने वर्क किया है, या कोई राइटिंग का काम करा है अभी तक? यस इब्राहिम, आप बताएं मुझे। यस, बेसिकली मैं राइटिंग का वर्क कर रहा हूँ, साइंटिफिक राइटिंग का। सो उसके अंदर जो टूल्स यूज़ होते हैं जैसे कि लेटेक्स हो गया या फिर जोटेरो हो गया, तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम मोस्टली अभी तक मैंने समराइज़ का ही काम किया है, रिव्यू पेपर के ऊपर वर्क करने का। सो उसमें ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं कि जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनमें से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके एक तरह से समरी वे में डिफाइन करना, बिकॉज जो आर्टिकल्स होते हैं रिसर्च आर्टिकल्स, दे आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो रिव्यू पेपर्स इट्स लाइक अ मोर क्लियर एंड ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस रिसर्च आर्टिकल्स। सो इसके ऊपर यस, मैंने अभी तक वर्क किया है। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए टेक्निकल रिपोर्टिंग, एक टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग की एग्जाम्पल, मतलब क्या माइंड, क्या आप लोग सुनते हैं सबसे पहले कि एक टेक्निकल रिपोर्ट है तो उसमें क्या आना चाहिए? कोई मुझे बताएगा कि उनके नज़दीक टेक्निकल रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखनी चाहिए, आपको क्या लगता है? एनीवन? जहाँ तक मैं समझता हूँ टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर अपना सबसे पहले विजन बताना पड़ता है कि हम किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है, हम क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
जी, बिल्कुल मुस्तफ़ा, ये सारी चीज़ें आती हैं एक टेक्निकल रिपोर्टिंग में, लेकिन ये तो आप लोगों ने जो भी बातें बताई ना बहुत ओवरव्यू करके बताई है। टेक्निकल रिपोर्ट में बहुत जो है यस आमना, इफ यू वांट टू से समथिंग? Assalamu alaikum. Am I audible? यस, वालेकुम अस्सलाम, यू आर ऑडिबल। According to me, साइंटिफिक रिपोर्ट जो होती है उसमें लाइक अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मेट शेयर करूँ, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसके इम्पैक्ट वगैरह को समराइज करके लिखते हैं, एंड देन हमारी एक अच्छी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं, एंड देन उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है अलोंग विद उसका इम्पैक्ट, या हम अगर अपने फ्यूचर प्लान्स भी आई थिंक शेयर करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट्स बताए हैं। हम इस प्रेज़ेंटेशन में आगे यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन-कौन सी हेडिंग्स एक टेक्निकल रिपोर्ट में आती हैं और उसके अंदर हम किस तरह प्रोसेस करेंगे अपना आइडिया जो भी एक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसको किस तरह लेके चलेंगे फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू द रेफरेंसेस, स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी हेडिंग्स आती हैं बीच में, उसमें क्या-क्या पॉइंट्स यूज़ होते हैं, वो हम सारे जो है लाइन से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आमना ने सही बताया, एब्स्ट्रैक्ट आएगा इसमें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं हर हेडिंग को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि क्लियर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट डाटा ड्रिवन फैक्ट। अच्छा, ये आप मल्टीपल टाइम ये नोट करेंगे कि डाटा ड्रिवन और रिजल्ट ड्रिवन का टर्म आ रहा होगा, क्योंकि सिर्फ वर्बली बातें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ प्रूफ्ड होनी चाहिए थ्रू द डाटा। जो ग्राफिक्स का वर्ड मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था ना, वो इसीलिए यूज़ किया था कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि ये जो आप बात कर भी रहे हैं ये प्रूव्ड है, ये इसका क्या प्रूफ है, ये रिजल्ट ड्रिवन है। आप अगर बोल रहे हैं कि दैट जो है सोलर पैनल हार्श कंडीशन में सही नहीं, मतलब उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, तो वो शो होना चाहिए कि हाँ, एक सोलर पैनल अगर एक बहुत हार्श इन्वायरमेंट में लगा है, फॉर एग्जांपल किसी डेजर्ट एरिया में है, तो उसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली लो है जो एक टाउन या जो एक सिटी एरिया में लगा हुआ है। तो ये मेरा मतलब है डाटा ड्रिवन और रिजल्ट ड्रिवन से। ठीक है, एविडेंट बेस्ड वही और वेल स्ट्रक्चर्ड, यानी एक फ्लो होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपकी हेडिंग में, उस फ्लो को ही हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये अच्छा, ये मैंने इसमें वो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि जो ना सारी चीज़ें जो आपका कंपटीशन है इसमें आप पार्ट लेने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने जो हेडिंग्स मेंशन करी थी कि ये हेडिंग्स आपके रिपोर्ट में होनी चाहिए, तो मैंने उन हेडिंग्स को यूज़ करते हुए एक फ्लो जनरेट किया है जिसके थ्रू मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह उसको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन की बात हुई है। तो टाइटल तो जनरली जो आपका प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है वो टाइटल आ जाएगा वन लाइन में कि आप कर क्या रहे हैं, कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, कोई नई चीज़ बना रहे हैं, तो वो पूरा टाइटल आ जाएगा। उसके अंडर आएगा कि किसके लिए कर रहे हैं। एक मैं टाइटल पेज बता रहा हूँ रिपोर्ट का, फर्स्ट पेज किस तरह आप लोगों ने करना है। आप यूट्यूब पे या गूगल पे भी डिफरेंट टेम्पलेट्स देख सकते हैं। तो रिपोर्ट का टाइटल आएगा, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वर्किंग है आपकी, उसके अंडर किसके लिए कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन है उसमें सबमिट करने के लिए या जिसके पास भी ये रिपोर्ट जा रही है, तो फॉर उसका नाम आएगा, एंड देन अंडर किसने बनाई है, मेड बाय या फ्रॉम, जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं या टीम नेम है, टीम नेम और उसके ग्रुप मेंबर्स आ जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पर्सनल। तो ये 3 चीज़ें हैं जो टाइटल पेज पे लाजमी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, मतलब प्रोजेक्ट का टाइटल, क्या प्रोजेक्ट है, किसके लिए आप बना रहे हैं, किसको सबमिट होगा ये, कहाँ जाएगा और किसने बनाया है, ग्रुप मेंबर नेम या टीम नेम, ये प्राइमरी 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। सेकेंडली
अच्छा, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि मैं ऑडिबल हूँ और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास। Yes. ओके सो हम एब्स्ट्रैक्ट पे थे। एब्स्ट्रैक्ट का मैं बता रहा था कि सबसे ना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये आपकी रिपोर्ट का। ये समझें आपकी रिपोर्ट का फेस है, ठीक है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि कोई भी अगर आपके रिपोर्ट से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, उसके पास अगर टाइम नहीं है तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही आगे मूव फॉरवर्ड कर जाता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आपकी समझे पूरी समरी है पूरे आपके वर्क की। तो एब्स्ट्रैक्ट को ना एक तो ये पॉइंट है कि सबसे एंड में लिखा जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आप कभी पहले नहीं लिखेंगे, जब आप सारा काम कर चुके हो फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट में हर चीज़ को कंसाइजली और प्रिसाइजली आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। बेसिकली इट्स अ समरी ऑफ योर होल टेक्निकल रिपोर्ट, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल ब्रीफली करके कि क्या इशू, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से वो, क्यों प्रॉब्लम है। उसके बाद मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही जनरली आप लिख दें इसमें। उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। आपका जो आइडिया है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह प्रोसीड कर रहे हैं। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह जो है आपकी रिसर्च चलेगी, ये आपने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बिल्कुल ब्रीफली। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आइडिया आपका, यह आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट में डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपने डिफ़ाइन कर दिया फर्स्ट पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट में क्या बताना है, आपने क्या एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स यूज़ किए, मेथडोलॉजी बेसिकली, जो भी प्रोजेक्ट है उसको बनाया कैसे, सब ये सब ब्रीफली और समराइज़ करके बताना है एब्स्ट्रैक्ट में। समझा, आपकी जो हर हेडिंग है उसका 10% आपने इसमें डिफ़ाइन करना होता है एब्स्ट्रैक्ट में। क्या आपका जो प्रोजेक्ट है आपने किस तरह उसको बनाया है, ठीक है, जो भी उसकी कंस्ट्रक्शन बोल लें या उसकी डेवलपमेंट बोल लें, वो डिफ़ाइन कर दी। उसके लिए क्या मेथड्स यूज़ किए। उसके बाद आपने अपने जो भी एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए, वो सारे बता दिए कि फॉर एग्जांपल दिस दिस दिस। अगर मैं अपने उसकी एग्जांपल देता हूँ प्रोजेक्ट की, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए जितने भी टूल्स यूज़ करे, माइक्रोस्कोप हो गए या यूवी डिटेक्टर हो गया या फिर बेंडिंग टेस्ट हो गया, टेंसाइल टेस्ट हो गया, एक्सवाइजी डिफरेंट टेस्टिंग या जो भी टूल्स यूज़ करें आपने, उनका आपने मेंशन करना है कि भतीजा दीज टूल्स वर यूज फॉर द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। भतीजा उसके बाद क्या रिजल्ट अचीव हुआ, इस चीज़ पे एफ की फोकस कॉपी ला करना के है देना। आपने। ये तो आपने सारी बातें बता दी। उसके बाद रिजल्ट जो मिला आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का, उस रिजल्ट को ना बहुत समराइज करके बताना है, क्योंकि कोई भी आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है ना, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट में आपका ओवरऑल रिजल्ट डिफाइन होना चाहिए। एक तो होता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स थ्रू आउट द जो भी आपने अचीव किए, एक होता है एम। एम कहते ही उसे कि जो आपने अचीव किया हो अपने प्रोजेक्ट के रिजल्ट में, ठीक है। तो वो एम अच्छे से डिफाइन करना है। उस एम के थ्रू आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, नहीं हुई प्रॉब्लम की डेवलपमेंट में, वो आपने अच्छे से डिफाइन करना होता है। मतलब कनेक्ट करना है उसको, ऐसा नहीं कि रैंडमली पॉइंट्स लिख दिए। पहले रिजल्ट बताया है, उस रिजल्ट को कनेक्ट करना है इससे कि उस रिजल्ट से आपने किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर दी या किस एक्सटेंट तक प्रॉब्लम सॉल्व करी, और फिर वही उसको कंक्लूड करते हुए लिखना है कि आगे इसमें क्या वर्किंग हो सकती है और किस तरह हो सकती है। रिकमेंडेशन से फिनिश करना होता है। बेसिकली सारा समेशन टू द पॉइंट लिखना है, स्पेशली जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और ड्रिवन रिजल्ट्स लाजमी हो इसमें। कोई फाइंडिंग होनी चाहिए, फाइंडिंग है तो वो भी प्रेजेंट करें। इट शुड ऑल्सो कंटेन्स कीवर्ड्स, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड्स उसमें होने चाहिए। जो भी अब मैंने आपको उसमें बताया था वीडियो में कि बहुत सिंपल टर्म्स में और ईजिली आपको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे आपने वो सारे साइंटिफिक कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो रिलेटेड है आपकी प्रॉब्लम से, आपके सॉल्यूशन से, और आपके जो भी इंट्रोडक्शन रहा है उस प्रॉब्लम का। यानी यहाँ पे आपने वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग टर्म्स स्पेशली यूज़ करने हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रिसाइज कंसाइज होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग पूरा नहीं पढ़ते इसको। एब्स्ट्रैक्ट से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपकी रिपोर्ट कैसी होगी आगे। किसी का एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, फिर हम आगे इंट्रोडक्शन पे जाते हैं।
कोई भी थिंग एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड, या थम्स अप मुझे शो कर दें कि हाँ आप लोग को क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ें। यस एग्जैक्टली, एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक द फर्स्ट इम्प्रेशन को तो हो आप लोगों के लेकिन एक जनरली इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट की। अच्छा, कीवर्ड्स के बारे में पूछा है यहाँ पे किसी ने, तो कीवर्ड्स देखें। फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोजेक्ट की बात करूँ जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी, इसके लिए कीवर्ड्स क्या होंगे? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके ना स्पेसिफिक हो आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड, या यानी आपकी प्रॉब्लम को कोई सर्च कर रहा है ना, अगर अगर गूगल पे या कहीं पे सर्च कर रहे हैं, तो अगर वो कीवर्ड्स लिखें तो आपका पेपर या आपकी जो राइटिंग है वो उनके सामने आ जाए। ठीक है, कीवर्ड्स मतलब रिजल्ट, वो सॉरी रिपोर्ट स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं। एक तो कॉमन वर्ड्स होंगे कि एक्सपेरिमेंट करा और एम्स आए, इसमें हमने वाटर यूज़ किया, इसमें हमने ये वाला इक्विपमेंट यूज़ किया। नो, दीज आर नॉर्मल वर्ड्स। कीवर्ड्स होंगे जो आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होंगे। अब मैं यहाँ आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक और वर्क किया था जिसमें हमने टाइटेनियम, कॉपर और मैग्नीज को यूज़ करते हुए इम्प्लांट्स के लिए एलॉयज डेवलप किए थे। ठीक है, तो अब इसमें कीवर्ड्स क्या आ जाएंगे? इसका कीवर्ड होगा कॉपर, इसका कीवर्ड होगा टाइटेनियम, इसका कीवर्ड होगा इम्प्लांट। अब इससे मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूँ? इसमें मैं प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा हूँ कि हम जो है कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं प्लांट की, हम जो है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन जो एबिलिटी है यंग मॉड्यूलस है बेसिकली, वो स्ट्रॉन्ग करें। तो आपके कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे? यंग मॉड्यूलस, और बाकी तो मैंने आपको बताया। तो कीवर्ड्स इसको कहते हैं जो आपके रिसर्च स्पेसिफिक वर्ड्स हों, जो आपकी स्पेसिफिक रिसर्च है उसमें वो वर्ड्स आ रहे हों, जो आपको, जो अगर कोई सर्च करना चाहे आपका काम, तो वो उन कीवर्ड्स के थ्रू आपका काम सामने आ जाए। तो ये होते हैं कीवर्ड्स, यानी स्पेसिफिक टर्म्स जिसका मैंने मना किया था वीडियो के टाइम यूज़ करते हुए कि जनरल पॉइंट्स रखने, सिंपल टर्म्स यूज़ करने। यहाँ आप वो कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज़ करेंगे जो आपके काम से रिलेटेड है, और उन्हीं को कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन को ना लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लो होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले आप जाओगे प्रॉब्लम के ओरिजिन की तरफ। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, जिस आप प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई होगी ना। तो आप जाओगे पहले उसके बेस पे, ओरिजिन, प्रॉब्लम का ओरिजिन जो है आप सर्च करेंगे। यस, बिल्कुल ऐसी बात है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कीवर्ड से वेटेज बढ़ जाएगी। आपको ना सही चीज़ का यूज़ करना, सही जगह का पता होना चाहिए। जैसे वीडियो में आपने सिंपल टर्म्स यूज़ करने, और यहाँ पे आप वो कीवर्ड यूज़ करेंगे जिससे आपके काम की वेटेज बढ़ेगी, जो आप अपना आइडिया जजेस तक पहुँचाएंगे। जजेस को पता है कि आप कर क्या रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। तो जजेस को इससे ये फ़ायदा होगा कि हाँ यू नो योर थिंग, आपने ऐसे ही नहीं किया, आपको पता है आपने क्या काम किया। ठीक है, तो हाँ इंट्रोडक्शन पे हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप चलेंगे प्रॉब्लम के ओरिजिन पे। अब जैसे ये मैंने जो इम्प्लांट्स का आपको एक एग्जांपल दी, अब ये इम्प्लांट्स मैंने क्यों डेवलप किए? जो अभी इम्प्लांट्स हैं मार्केट में जो यूज़ होते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी ना, तो उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, कि जो यूजुअली इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं ना वो टाइटेनियम, वेनेडियम और एल्युमिनियम के यूज़ होते हैं। तो वेनेडियम और एल्युमिनियम में क्या होता है कि इसमें ना बहुत सारे आयंस आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, नर्वस डिजीज़ होते हैं, कोई से भी कैंसर आपको हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब ये हम चलेंगे प्रॉब्लम के ओरिजिन पे कि भाई मसला क्या था। मसला यही है ना कि जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं इम्प्लांट्स आजकल, उसमें इस वजह से पेशेंट्स की हेल्थ ख़राब हो रही है, उनमें जो डिजीजेज आ रहे हैं। तो हमें अब कुछ ऐसा बनाना है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपने पहले प्रॉब्लम का ओरिजिन बताया, फिर आओगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसने क्या काम किया है, किन लोगों ने क्या डेवलप किया। बिल्कुल लाइन से चलना, ये लीनियर इंट्रोडक्शन की, कि जैसे आप 1880s में ये प्रॉब्लम हुई तो 90s में किसने क्या सॉल्यूशन लाया। ठीक है भाई, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो बताया गया। तो एक एक लीनियरली लेके चलना है स्टार्ट से कि प्रॉब्लम कब आई,
उसमें किसने क्या काम किया, क्या काम अभी हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब आप जितने भी आपको ग्राफ्स मिले, जो भी आपको विजुअल चीज़ें मिलें, टेबल्स मिले, फ्लो चार्ट्स मिले, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करके डिफाइन कराना है कि फॉर एग्जांपल पास से लेकर अब तक इतने जो है इम्प्लांट्स बने, इसमें जो है ये इसमें ये चीज़ तो सही हो गई लेकिन फिर ये इशू आता था। तो वो पूरा लॉजिकल फ्लो डिस्क्राइब करना है स्टार्ट से एंड तक, क्या काम हो चुका है, क्या काम अभी हो रहा है और क्या आगे हो सकता है। फिर आप यहाँ पे एंट्री होगी आपके अपने काम की कि आप क्या कर रहे हैं। कोई डिटेल में नहीं जाना है, एक जनरल बताना है कि जैसे फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो है ये चीज़ यूज़ की है। अच्छा, इसको हमेशा ना थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखेंगे कि आई डू दिस या वी आर डूइंग दिस। इसको पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा कि दिस वाज डन, दिस इज बीइंग डन, दिस इज बीइंग टेस्टेड। इस तरह से इसको राइट करना होता है इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन क्या, पूरे रिसर्च पेपर को। एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर में भी आप ये नहीं बोलेंगे कि वी यूज टेंजाइल टेस्टिंग मशीन टू चेक द टेंजाइल स्ट्रेंथ। इसको इस तरह लिखा जाएगा कि टेंजाइल टेस्टिंग मशीन वाज यूज्ड इन दिस प्रोसेस टू टेस्ट द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर आपने अपना आइडिया बताया कि आप क्या आइडिया लाए, आपने उस आइडिया से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जनरली सेक्शन में ओवरव्यू करके बताया जाता है, इररेलेवेंट बातें नहीं की जाती, टू द डाटा बात की जाती है। ठीक है, तो कोई रेलेवेंट डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, लंबा लंबा करके नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट्स हैं टू द पॉइंट बात करनी है। इसमें आप बताओगे कि आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। मैं रिवाइज कर रहा हूँ अपनी बात। स्टार्ट आप क्या कर रहे हो इंट्रोडक्शन में डिफाइन हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है, इंट्रोडक्शन के बाद है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने डिफाइन करनी है। एक सेकंड, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे इसके बाद आपने डिफाइन करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने आइडेंटिफाई करना है कि गैप क्या है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है जिस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, या जो है कोई काम हो भी रहा है तो कोई प्रॉपर उसका वो नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको ये बात डिफाइन करनी होती है कि ऐसी तो नहीं है ना कोई प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम है तो वो किसी वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, गैप डिफाइन करना है, इशू डिफाइन करना है, फिर डिफाइन करनी है उसकी सिग्निफिकेंस, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसके नहीं होने से क्या क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है लोगों को या एनवायरनमेंट को, जो भी है, तो उसकी सिग्निफिकेंस डिफाइन करनी है। और फिर डिटेल बताना है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, इसको जो है क्या इम्पैक्ट आ रहा है। बेसिकली पूरी प्रॉब्लम आपने खुल के बता देंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। जैसे मेरे वाले केस में जो भी प्रॉब्लम थी कि इतने सारे आयंस, इतने डिजीजेज हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है, लोगों की जो है हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जो इम्प्लांट्स है वो फेल हो जाते हैं जल्दी, और भी XYZ जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे डिफाइन करने हैं। फिर उसके बाद उनके इम्पैक्ट और कंसिक्वेंसेस। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, पहले ये डिफरेंस समझ लें, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क क्या होता है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अच्छा, पहले एम्स। एम क्या होता है, आपकी ओवरऑल रिसर्च का एक एम होगा, बड़ा एम होगा। ठीक है, मैं अपने सोलर पैनल्स वाली बात ग्रुप प्रोजेक्ट की एग्जांपल दूं, तो उसका एम क्या था कि एक ऐसा कोटिंग हम डेवलप करें जो यूवी रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर दे और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ाए। यानी बड़ा ऑन द लार्जर नोट एम क्या है कि हम सोलर पैनल का लाइफ स्पैन इंक्रीज कर रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो ये हो जाता है आपके प्रोजेक्ट का एम। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं जो आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अचीव करेंगे। जैसे मैंने वो यूवी रेस का बताया कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है इस पूरी प्रॉब्लम का कि यूवी रेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि वो वाटर को अपने आप से पास आउट नहीं होने दे, वाटर ट्रांसमिशन रेट कम हो उसका, उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि कोई पत्थर उस पर आके लग रहा है तो वो पत्थर को जो है उससे ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। तो ये आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली एम आपका लार्जर पूरे प्रोजेक्ट का एम है कि आप इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया आपने, वो आपका एम होगा। और उस पूरे प्रोजेक्ट में आप छोटी छोटी चीज़ें, जो भी प्रोजेक्ट है उसको
फॉर एग्जांपल एक इंजन अगर कोई बना रहा है तो वो इंजन बन गया, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। उस इंजन में वाटर फ्लो या जो भी लुब्रिकेंट्स फ्लो हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव्स। और एम क्या हो जाएगा कि वो प्रोजेक्ट आपने जो बनाया उसके थ्रू आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, तो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद आते हैं मेथडोलॉजी पे। अभी तक भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे, चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं साथ साथ, और हैंड रेस कर लें अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को। ठीक है भाई, अब आती है मेथडोलॉजी। इसको आप एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स भी कहते हैं, मेथडोलॉजी भी कह सकते हैं, और रिसर्च डिज़ाइन भी कह सकते हैं। इसमें आपने अब क्या क्या आपने डिफ़ाइन कर दिया, प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर दी, उस आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि आपने अचीव क्या करना है, आपने डेवलप क्या करना है अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। अब आती है मेथडोलॉजी कि उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप क्या क्या मेथड्स जो है यूज़ करेंगे। पहले तो आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिफाइन कर देना है कि क्या आपका आइडिया क्या है, मतलब आपके जहन में प्लान क्या है, रिसर्च प्लान जिसको बोलते हैं, रिसर्च डिज़ाइन भी बोलते हैं, कि आपने क्या सोचा है, कि आप एक टाइमलाइन डिफाइन कर दें कि हाँ हम पहले ये करेंगे, उससे ये होगा, ये होगा, ये होगा, सारे स्टेप बाय स्टेप आपने बता दिया। उसके बाद टूल्स एंड मटेरियल्स क्या इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे आप लिस्ट कर दें। इंस्ट्रूमेंट्स कि आपने ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ये वाले सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये मटेरियल्स हैं, जो भी टूल्स एंड मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं आपके इस प्रोजेक्ट में वो सारे लिस्ट कर दिए, और हर उसके अंडर आपने डिफाइन कर दिया कि ये चीज़ आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे थे एक स्पेक्ट्रोमीटर, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि कॉम्पोजिशन क्या है किसी भी मटेरियल की, इसके अंदर मौजूद क्या है। तो ये आपका टूल हो गया, इसका इसका काम क्या, आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपने डिफाइन कर लिया उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है फ्लो चार्ट, अच्छा इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं आप, और टेबल्स भी दिखा सकते हैं कि पास्ट में जिन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ की हो पहले, अगर इसी मतलब फॉर एग्जांपल पहले किसी ने स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करी है यूज़ सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम, तो आप वो सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन वाला जो पॉइंट है तो यही है बेसिकली, कि उसको प्रूफ करें कि हाँ आप ये यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, पास्ट में किसी ने ऐसा किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आपको कहीं से तो पता चला होगा ना कि यार हम टेंजाइल मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं ये चीज़, तो वो रेफरेंसेस होने ज़रूरी है, वो डाटा होना ज़रूरी है। ठीक है, बस आसान सा होता है मेथडोलॉजी वाला पार्ट, भी इतना इसमें मुश्किल नहीं होती। अब आ जाते हैं ये, अब जो पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है ना, ये आपकी आ गया पूरे रिसर्च की फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स। ठीक है, अच्छा इसको ये फ्लो में ही चलना है सारी चीज़ आपने। अब इसके बाद क्या फ्लो आ रहा है, मेथडोलॉजी के बाद रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स का, राइट। तो मेथडोलॉजी में आपने जो जो भी चीज़ें बताई कि हमने ये जाली ये सारी, अच्छा रिप्लेसिबिलिटी समझनी है, वो देखो रिप्लेसिबिलिटी मैंने यही बात बोली थी कि आपके भी जो काम है उसको कोई यूज़ करेगा ना आगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट, जिस पे भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, अब आपकी रिसर्च को आपकी उसको यूज़ करते हुए आगे किसी को हेल्प लेनी है उससे, तो जो टूल्स हैं आपने जो मेथड्स यूज़ किए उसको इस तरह डिफाइन करना है कि कोई और बंदा भी उससे रेफरेंस लेके आगे वो काम कर सके। आपने बताया कि आपने टेंजाइल स्ट्रेंथ मशीन इसलिए यूज़ की कि आपको किसी भी एक मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो हाँ अब जो आपकी रिसर्च को एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहा है वो उसको आगे रेप्लिकेट कर सके कि हाँ मैं भी इस चीज़ की स्ट्रेंथ यूज़ करने के लिए टेंजाइल मशीन यूज़ करूँगा। आपने उसकी मशीन की स्पेसिफिकेशंस बता दी कि भाई पॉलीमर डिपार्टमेंट में ये मशीन है, ये इतनी कर सकती है, से 60 मेगापास्कल से 100 मेगापास्कल तक ये मेंशन में जाके, तो मैंने बहुत कम वो बता दिया, बहुत बड़ी रेंज होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल 60 से 100 तक कर सकती है, तो हाँ फिर सेकंड बंदा भी वही मशीन जाके यूज़ करे अगर उसको सिमिलर कोई काम करना है। बिल्कुल ऐसे ऐसे इब्राहिम ने बताया, साइटेशंस जो होती हैं बिल्कुल इसी तरह रेफरेंस साइटेशन की तरह उसको मेंशन किया मैंने। अब आ जाओ रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स पे। जो जो भी टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, मेथड्स आपने अपनी मेथडोलॉजी में डिफाइन किए, उन्हीं की हेडिंग्स में यहाँ पे बताना है कि इस टूल से आपको क्या रिजल्ट मिले। अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको ना प्रेजेंट करना आना चाहिए अपना डाटा, उसके लिए आपको अपना रिजल्ट जो है खुद समझ आना चाहिए पहले। ठीक है, रिजल्ट्स में क्या आपने अचीव किया, आपको समझ पता होना चाहिए कि हाँ ये रिजल्ट आ रहा है तो ये है क्या। फॉर एग्जांपल किसी की कोई भी वैल्यू आ रही है
तो वो वैल्यू बस आप ये नहीं बोल देंगे कि हाँ यार इस मशीन से ये वैल्यू आ गई, आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू शो हुई है तो इसका मतलब क्या है, कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी लाइफ कम है, ज़्यादा है, जो भी उससे रिलेटेड रिजल्ट है। ठीक है, हर हर टूल का बताना है, जिसकी मैंने लॉजिकल फ्लो की बात स्टार्ट में की थी, जो भी टूल आपने लास्ट हेडिंग में मेंशन किया कि ये टूल इसलिए यूज़ होगा, हर उसका आपने हर हेडिंग में बताना है कि हाँ ये टेस्ट हमने किया, हार्डनेस टेस्ट किया है, तो हार्डनेस टेस्ट में हमने ये पैरामीटर्स रखे थे। अच्छा, पैरामीटर्स ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं मेथडोलॉजी में कि क्या पैरामीटर्स आप यूज़ कर रहे हैं। रिजल्ट्स में आप जो है ना रिजल्ट्स की बात करते हैं कि आपने ये किया तो आपको कितनी हार्डनेस अचीव हुई। फॉर एग्जांपल आपने 5 डिफरेंट सैंपल्स लिए, तो आपने बता दिया कि हमने इस पॉइंट से लिए, इस पॉइंट से लिए, इस पॉइंट पे लिए, तो इस पॉइंट पे ये हार्डनेस आई, इतनी HRC आई, इतनी HRC आई। तो ये सारा डाटा, एक तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत क्लियरली आपको अपना रिजल्ट कन्वे करना है। ठीक है, वरना रिजेक्ट भी हो जाती हैं चीज़ें अगर कन्वे नहीं हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने एक रिसर्च पेपर की बात करूं तो उनको समझ नहीं आता कि मैंने मेंशन किया कि ये वाले गियर के टीथ फेल्ड हुए थे, और वो डायग्राम में मैंने मेंशन नहीं किए थे कि कौन से वाला फेल्ड टूथ है और कौन सा वाला जो है साउंड टूथ है। तो उन्होंने रिटर्न आ गया था हमारे रिसर्च पेपर, और एक ये रिव्यू था उनका, ये कमेंट था कि आप मेंशन करें कि किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम्स होनी चाहिए आपके रिजल्ट्स में, एक प्रिसाइजली मेंशन होना चाहिए हर चीज़ कि आपने कहाँ से लिया है, कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ से लिया। ठीक है, ग्राफ्स की सूरत में आपने अपना प्रेजेंट करना है डाटा। आप ऐसी वर्बली लिख देंगे ना अगर, तो वो अच्छा नहीं लगता विजुअली देखने में भी, और पढ़ने में मुश्किल भी होगी, कोई कितना टेक्स्ट पढ़े। टेक्स्ट में आपने डिफाइन किया हुआ है अलग अलग जगह के, ये इसकी ये हार्डनेस आई, इसकी ये हार्डनेस आई, इसकी ये नहीं। टेबल बनाएंगे अच्छे से, टेबल में मेंशन करोगे अपनी चीज़ें, उसके आगे रिजल्ट्स डालोगे। टेबल्स यूज़ करो, चार्ट्स यूज़ करो, ग्राफ्स यूज़ करो, अच्छा विजुअली अच्छा लगता है आपका रिजल्ट देखने वाले को। देखने वाले का ना तो इतना टाइम होता है, बहुत लोगों को नहीं वो पढ़ के वो चीज़ समझ नहीं आती, जो उनके सामने पिक्चर बनी हुई है ना पूरे रिजल्ट की, उसको वो पिक्चर से अगर समझ आ जाए ना तो वो बहुत अच्छा होता है कि हाँ ये वाले इस वाले चीज़ की ना ये चीज़ बहुत अच्छी है, एफिशिएंट है, इसकी ये कम है, जो भी XYZ है। ठीक है, ग्राफ्स आपने डाटा को इसी तरह प्रेजेंट करना है। उसके बाद एक चीज़ इसमें होती है कि कोई भी पर्सनल ओपिनियंस नहीं आने चाहिए। ठीक है, कोई भी इंटरप्रिटेशन और कंक्लूड नहीं करना, आपने इसमें बोल नहीं देना है, कुछ कंक्लूजन नहीं देनी है कि यार ये रिजल्ट आया है तो इसका ना ये होगा। रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनल चॉइसेस नहीं रखनी है। ठीक है, हाँ कंपैरिजन बिल्कुल ईजी बन जाता है टेबल्स चार्ट्स और उसके लिए विजुअली अच्छा लगता है, आपको देखने में आसानी होती है, पढ़ने में और इंटरप्रेट करने में। जो मैं बात कर रहा था वो थी कि पर्सनल ओपिनियंस नहीं आने चाहिए इसमें। ठीक है, कि अगर एक चीज़ आपके हिसाब से नहीं आई तो आप उसमें कुछ अपनी मर्ज़ी से लग दो कि यार ये हो गया होगा इसलिए ये नहीं आई। अगर वो चीज़ प्रूव है आपके मेथड से कि हाँ वाक़ई ये हुआ है, तो वो मेंशन लिख के, पर्सनल चॉइसेस नहीं होनी चाहिए कि यार सही से नहीं किया होगा तो इसलिए इतनी नहीं आई, इतने डेप्थ में हम नहीं गए होंगे इसलिए नहीं आई, XYZ जो भी आपके पर्सनल थॉट्स। ठीक है, अब आ जाओ कंक्लूजन्स और डिस्कशन पे। अब यहाँ पे वो वाले पॉइंट्स डिस्कस होते हैं कि यहाँ पे आप ओपिनियन बोल या उसको एक्सप्लेन करोगे अपने रिजल्ट्स को, जो भी रिजल्ट आया उसको एक्सप्लेन करोगे। अब किसी ने पास्ट में ऐसा जो है लिटरेचर रिव्यू, किसी ने पास्ट में ये काम किया हो, उसके पास भी सिमिलर डाटा अचीव हुआ हो, तो आप कंपेयर करोगे कि हाँ देखो इस बंदे ने ये रिसर्च की थी पहले, इसके पास भी सेम रिजल्ट आए, और इसकी वजह से फॉर एग्जांपल एक गियर के फ्रैक्चर की बात करते हैं। ठीक है, अब गियर ब्रिटल फ्रैक्चर्ड है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, एक सिंपल सी टॉपिक को लेके चलते हैं। एक गियर है, फ्रैक्चर हुआ है, अब वो ब्रिटल है, डक्टाइल है, फटीग फेलियर है, उसमें कोई भी गियर है फ्रैक्चर हुआ है, वो कैसे हुआ है आपको आइडेंटिफाई करना, आपका टास्क है ये। ठीक है, तो आपने इसके लिए कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करोगे वो आपने डिफाइन कर दिया कि यार मैंने ये मेथड यूज़ किया चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोस्कोप यूज़ किया उसका माइक्रोस्ट्रक्चर चेक करने के लिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। सेकेंड चीज़, क्या रिजल्ट मिला, सिंपल आपने पिक्चर लगाई, आपने बोला कि यार ये पिक्चर ये रिजल्ट मुझे अचीव हुआ, और रिजल्ट में मुझे ये इसका माइक्रोस्ट्रक्चर मिला, इसमें ये मार्क्स हैं।
एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बीच मार्क्स होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता, सिंपल, उसको कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझे कि बीच मार्क्स हैं, बीच मार्क्स शो करते हैं कि आपका जो है फटीग फेलियर है, बार बार रगड़ लगी है तो उसमें वो मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये मेंशन कर दिया कि भाई हमने इसकी ये इतने इतने मैग्निफिकेशन पे हमने लिया माइक्रो स्ट्रक्चर, उसमें ये पिक्चर आई इसमें, और इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि बीच मार्क्स प्रेजेंट है। आपने रेड सर्किल बना के, कोई भी सर्किल बना के डायग्राम पिक्चर में दिखा दिया कि हाँ ये बीच मार्क्स है, सही है। फिर नीचे आए तो अब डिस्कशन में आप ये बताओगे कि यार इस बंदे ने ये रिसर्च की थी और उसके पास भी बीच मार्क्स ऑब्जर्व हुए थे, उसने कंक्लूड किया था कि बीच मार्क्स की वजह से फटीग फेलियर होता है। तो फिर आप उसका रेफरेंस देते हुए बात बोलोगे कि हाँ इस बंदे ने भी ये किया तो हमारे पास भी बीच मार्क्स अचीव हुए, इसका मतलब है कि ये बीच मार्क्स हमारे पास आए तो ये फटीग फेलियर है। ये चीज़ आ जाती है डिस्कशन एंड कंक्लूजन। डिस्कशन में जो भी आपने रिजल्ट्स मिले हैं उसके पैटर्न्स को डिस्कस करोगे, उसकी फाइंडिंग्स को डिस्कस करोगे, उसको कनेक्ट करोगे पास्ट वर्क में क्या हुआ, और फिर आप अपना रिजल्ट दोगे कि हाँ ये हुआ होगा, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। लिमिटेशंस आप एड्रेस करेंगे, एरर्स बताएंगे कि क्या आपके एरर्स आए, अपनी स्टडीज़ को अदर बेंचमार्क स्टडीज से कंपेयर करेंगे। बेसिकली कंपैरिजन होता है डिस्कशन में, ताकि आप अपनी बात को प्रूफ कर सकें कि हाँ हमें ये रिजल्ट अचीव हो गया, इस रिजल्ट का मतलब ये है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसके थ्रू हम इसकी एफिशिएंसी इतनी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये सारी बातें डिस्कशन और कंक्लूजन में आती, ठीक है। कंक्लूजन में अगर अलग से हेडिंग बना के लिख रहे हैं तो उसमें पूरी कंसाइज समरी बता दो अपनी फाइंडिंग्स की, ठीक है। ये चीज़ें अचीव हुई, इनके थ्रू हमने ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, ये वाले एम्स हमारे अचीव हो गए। उसके बाद रिकमेंडेशंस कर दो कि इसमें कैसे हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या क्या काम हो सकता है, आपने क्या क्या काम करने की गुंजाइश छोड़ दी, आपसे जो चीज़ सॉल्व नहीं हुई वो आप आगे के लिए रिकमेंड कर देंगे। तो बेसिकली इस सेक्शन में नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, क्या होता है, व्हाट हैपेंड टू व्हाट इट मीन्स एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। क्या हुआ, वो जो हुआ उसका मतलब क्या है, ठीक है, और आप आगे क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें डिस्कशन एंड कंक्लूजन में जो है डिस्कस होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ होती है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। आप लोग हो सकता है मोस्ट लोग इससे फेमिलियर हो, रेफरेंसिंग करने से और साइट करने के ऑल सोर्सेज। अच्छा, इसको भी जो है एक स्टाइल होता है इसको लिखने का, ये नहीं कि कुछ भी तरीके से लिख दिया। ये 3-4 इसके स्टाइल हैं, IEEE, APA, हार्वर्ड और शिकागो। तो कोई भी स्टाइल चूज़ कर लें, अगर मेंशन है कि हाँ इस तरीके से करना है तो ज़ाहिर है वही फॉलो करें, लेकिन अगर नहीं मेंशन है तो आप इनमें से कोई सा भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे IEEE की मैं बात करूँ तो इसमें कोई भी बात आपने रेफरेंस लिटरेचर रिव्यू से उठाई है तो उसके आगे मेंशन होता है ब्रैकेट में 1, अब एंड में हेड रेफरेंस की हेडिंग में आप 1 करके आगे लिख दोगे कि अच्छा इसकी एग्जांपल्स मैं दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड, ताकि आसानी हो जाए। मैंने ChatGPT में निकाल के रखी थी, एक सेकंड। गिव मी 2 minutes। ओके, अच्छा तो ये आई होप आपको, मुझे प्लीज़ कोई कंफर्म कर दे कि विजिबल है, या मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ। विजिबल होगा अब तो सबको। अच्छा, ये 3-4 जो मैंने रेफरेंसेस आपको बताए, APA, IEEE और शिकागो, हार्वर्ड। तो अच्छा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन किस तरह अपने रिसर्च पेपर्स में यूज़ करती है, तो सबसे पहले ऑथर आएगा, ठीक है, फिर एयर और टाइटल उनकी बुक का या जो भी जर्नल है उसका, और उसका सोर्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स ऐसे हैं। अच्छा, दो चीज़ें कि सबसे पहले टेक्स्ट में कैसे लिखोगे। एक बात है
जैसे मैंने बताई कि आपने डिस्कशन में मेंशन किया कि बीच मार्क्स वर शोन एज अ साइन ऑफ फटीग फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये वाली चीज़ मेंशन कर दी कि अली 2000, अच्छा कोई बात आपने लिख दी, उसके बाद आपने बताना है कि ये बात थी, तो ब्रैकेट में करके भी लिख देंगे। और अगर बताना है कि इस ऑथर ने या इस वर्क रिसर्चर ने ये काम किया, तो अली और उसका एयर, जिस एयर में उसने काम किया, स्टेटेड दैट बीच मार्क्स आर सेड टू बी बीच मार्क्स आर प्रूव टू बी द साइन ऑफ फटीग फेलियर, ठीक है। अच्छा, उसको फिर नीचे रेफरेंस में कैसे मेंशन करेंगे, नंबर 1 लिखा, अली मोहम्मद अली अगर नाम है तो अली एम एयर, जहाँ से भी चूज़ किया आपने एडवांस मटेरियल इंजीनियरिंग, इस तरह से, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बुक की एग्जांपल है, ये आर्टिकल है तो उसकी एग्जांपल है, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी जो भी प्रोजेक्ट करोगे अपना, उसमें भी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइंटिफिक चीज़ है, जो भी वर्किंग है उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, वो ज़ाहिर है प्रूफ कहीं ना कहीं तो हो, कहीं से तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे ना आप। तो वो ये सारी चीज़ें इस तरह मेंशन की होती है। वेबसाइट है तो वेबसाइट इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद ये IEEE का होता है, ठीक है। इसमें आप नंबर्स करके लिखते हो, अपनी बात के आगे नंबर लिख दिया ऐसे ब्रैकेट में 1 2 3 4, और फिर नीचे रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी वाले सेक्शन में इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट आपको नेट पे मिल जाएंगे सारी। मुझसे भी आप पर्सनली पूछ सकते हैं कैसे लिखना है, मुझे भी DM में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा बिल्कुल, और आपको नेट पे भी ये चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे ख्याल से सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो गया है तो आप लोग पूछ लें, कुछ पूछना है तो, और अगर कोई और एक्स्ट्रा बात भी पूछनी है तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट राइटिंग या वीडियो, तो आप लोग पूछ लें, बिल्कुल चैट बॉक्स में पूछ लें, माइक से पूछना, माइक के थ्रू पूछ लें। सॉरी, मेरा नेट मसला कर गया था, मुझे समझ में नहीं आई थी ये चीज जो आप रेफरेंस पेज के बारे में बता रहे थे। अच्छा अच्छा, रेफरेंस के देखो, मैंने ये बात बताई थी, मैंने अभी 3-4 पैटर्न्स शो किए थे कि रेफरेंसेस किस तरह लिखते हैं। ये गाइडेड होते हैं, ये रिसर्च पेपर्स हैं या कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, इनमें इन्हीं को फॉलो किया जाता है। अगर आपको मेंशन है कि ये वाला ही फॉर्मेट यूज़ करें, IEEE का फॉर्मेट यूज़ करें या APA फॉर्मेट यूज़ करें या शिकागो फॉर्मेट यूज़ करें, तो आप वही फॉर्मेट यूज़ करोगे, नहीं तो कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से रेफरेंसेस मेंशन होने चाहिए। तो मैंने वही दिखाया 3-4 किस तरह लिखते हैं, आपका टेक्स्ट में कहाँ मेंशन होता है, कैसे लिखना है, ठीक है। वही चीज़ जब आप उसको रेफ़र करोगे रेफरेंसेस की हेडिंग में, तो किस तरह करके लिखना है, ये आपको हर चीज़ नेट पे मिल जाएगी, सारे जो है फॉर्मेट्स डिफाइंड है। और प्लस मुझसे भी पर्सनली पूछ सकते हो DM करके, कुछ भी पूछना हो एनी टाइम, कोई इशू नहीं। अगर बोलो तो मैं फिर विजिट वो मतलब स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा दूँ। हाँ, 1 सेकंड के लिए कर देगा, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह दे लूंगा। ओके, नहीं तो वो मसला नहीं, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट का इशू थोड़ी हो, तो मैं बोल तो रहा हूँ नेट पे आपको मिल जाएगा एनी टाइम। मैंने भी ChatGPT पे ही निकाले थे एक जगह, ताकि सारे फॉर्मेट एक जगह ही आ गए, तो मैंने कोई पर्सनल लिखे थोड़ी, ये चीज़ है, ठीक है। ये 2-3 ये, एक तो ये है, इसकी एग्जांपल ले लो कि टेक्स्ट में आपने किस तरह मेंशन करना है, अली 2022, ये तब मेंशन करना है जैसा आपने बात स्टेट कर दी, और बात आपने कहाँ से ली है उसके आगे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। और सेकंड तरीका ये होता है कि उस बात बताने से पहले ही आप लिख दो कि अली स्टेटेड दैट बीच मार्क्स आर साइन ऑफ फटीग फेलियर। एक तो ये तरीका है, और आप इस तरह भी लिख सकते हो कि आई अज्यूम दैट आवर gear was failed due to fatigue failure because there were beach marks were observed which showed that they are a sign of fatigue failure। फिर आगे ब्रैकेट में ये लिख दिया कि आपने ये बात यहाँ से उठाई। फिर आ जाते हैं रेफरेंस की हेडिंग में, ठीक है। रेफरेंस की हेडिंग में अगर बुक है, वो बात किसी बुक में मेंशन है, तो उसको इस तरह लिखेंगे, ये फॉर्मेट होता है। अगर जर्नल आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, वहाँ से उठाई तो ऐसे, और कोई सी वेबसाइट से लिखिए तो वेबसाइट ही यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट लिंक ऐसे लिख दो। वैसे जनरली वेबसाइट्स होती नहीं है प्रोफेशनल रिपोर्ट में,
किसी बुक या जर्नल आर्टिकल से ही बात लिखी जाती, क्योंकि किसी वेबसाइट पे भी पब्लिश है तो उन्होंने भी किसी सोर्स से वो बात लिखी होती। ठीक है, इसी तरह ये 2-3 नीचे हैं, ये एक नंबर वाला है, तो ब्रैकेट्स में लिख दें नंबर आगे और फिर रेफरेंस की हेडिंग के अंदर नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। और वही बात है कि आपको सारे फॉर्मेट्स नेट पे मिल जाएंगे, तो इसमें मसले वाली बात नहीं। हाँ उन्जिला, आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? यस, वालेकुम सलाम, यू आर ऑडिबल। मेरा एक क्वेश्चन था कि राइट नाउ अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो बेसिकली एक आइडिया है जो हम प्रपोज कर रहे हैं स्टेम कंपटीशन में। अब उस रिपोर्ट में हमने सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है जो आपने बताई हैं, बट एक चीज़ मुझे कंफ्यूज करी है कि जो हमारा आइडिया है, जो प्रोजेक्ट है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह, उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है, क्या एक रिसर्च रिपोर्ट में कॉस्ट मेंशन होती है या नहीं होती? बिकॉज़ अभी हम अपना आइडिया प्रपोज़ कर रहे हैं और अगर वो मतलब हो जाता है प्रपोज़, तो उसके बाद अगर वो सिलेक्ट होता है, तो आगे उस पे वर्किंग हम मज़ीद कर सकते हैं। बट राइट नाउ हमें कॉस्ट मेंशन करनी ज़रूरी है या नहीं है? मेरा ये क्वेश्चन था। अच्छा देखो, अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट है, एक मिनट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है अगर वो कॉस्ट रिलेटेड है, यानी आप कॉस्ट एफिशिएंट बना रहे हो कोई भी चीज़, यानी आपका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि किसी भी चीज़ में उसकी कॉस्ट कम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपको कॉस्ट एनालिसिस करके दिखाना होगा चीज़ों का। लेकिन अगर वैसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ आप एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं, तो उसमें अभी कॉस्ट वगैरह मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चूँकि आप उसको कमर्शियलाइज़ नहीं कर रहे अभी, आप एक आइडिया शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने का। लेकिन अगर प्रैक्टिकली उसको करना है, अगर आपकी ये पूरे जो रिसर्च है, जो भी है, जो प्रेज़ेंट करेंगे आइडिया, अगर उसमें ये बात इंक्लूड है कि आप इसको प्रैक्टिकली आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली आप करेंगे एप्लीकेबल, तो ज़ाहिर है कॉस्ट आपको मेंशन करनी होगी। लेकिन अगर वैसा कोई एम नहीं है, जैसे मैं अगर अपने रिसर्च की एग्ज़ाम्पल लूँ, तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, ठीक है? और आगे हमने उसको स्प्रे को कमर्शियलाइज़ नहीं किया था। अगर आगे कभी हमें कोई ऑर्डर मिलता या कोई हमें हमारे प्रोजेक्ट होता कि इसको स्प्रे डेवलप करके दें, कोई कंपनी हमें बोलती, तो हम उनको कॉस्ट एनालिसिस करके दिखाते। हाँ, अगर आपका प्रोजेक्ट वाक़ई बहुत कॉस्टली हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि यार ये तो ज़ाहिर है एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगी, तो ज़ाहिर है फिर वो प्रोजेक्ट वैसे ही एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, मेरा ये कहने का मकसद है। लेकिन अगर कॉस्ट बेस्ड है वो प्रोजेक्ट, तो आप ज़रूर कॉस्ट एनालिसिस करोगे उसमें। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, तो और भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। असल में मुझे थोड़ा-सा लेट हो रहा है अभी, लेकिन मुझे आप एनी टाइम अगर आप ये प्रेज़ेंटेशन भी मुझसे चाहें तो मैं शेयर कर दूँगा आपको। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे या डीएम में आप रीच आउट कर सकते हैं, इब्राहिम के पास है मेरा कॉन्टैक्ट। थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ज़ाहिर है आप अभी प्रिपेयर करेंगे रिपोर्ट्स और जो भी चीज़ें, उसमें कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी चीज़ मुझसे रिव्यू करवानी है, तो आप एनी टाइम मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल। Okay, so if there is any question, so anyone can ask. Otherwise, we will move towards the ending. अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड है, तो हम उसकी रिपोर्ट में जो है एक स्पेसिफिक IEEE फॉर्मेट पे ही यूज़ करें ना पूरी बनाने के लिए। सॉरी, आपने अपने क्या एंड में क्या बोला, प्लीज़ रिपीट करें। मैं बोल रही हूँ हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड है, तो हम उसकी रिपोर्ट जो बनाएंगे वो हम एक IEEE फॉर्मेट फॉलो करते हुए बनाए ना पूरी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो। या ओके। I think जो उसके अंदर फॉर्मेट मेंशन है, तो अगर APA मेंशन है तो we will go with that. Let's see उसके अंदर क्या मेंशन है। हाँ, मैंने वही बात बोली थी, अगर कोई मेंशन है तो वो यूज़ करें, अगर कोई नहीं मेंशन है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं।
ओके, सो बिफोर आप लोग एंड करें इसको, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूँगा एनएसटी को, क्योंकि आई जस्ट saw the post that your team Exo Hunters have been selected as global nominee for the NSA. So best of luck for that event also, and I hope you guys shine in the global stage as well. यस, एक्चुअली अभी वो आमना जो है उनकी लीड, वो प्रेजेंट थी इसी सेशन के अंदर, अभी लीव किया उन्होंने। Oh right. क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो ऐसे जो थे 2-3 लोग, इजिप्ट से एक टीम थी जो ग्लोबल नॉमिनी सेलेक्ट हुई थी, तो उनके साथ जो है एक अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप ज़ाहिर है आप लोगों के पास कभी टाइम हो तो ज़रूर शेयर करिएगा क्या आइडिया था जो ग्लोबल नॉमिनीज़ के लिए सेलेक्ट हुआ, तो बहुत अच्छा लगेगा उस पर भी लर्निंग के लिए। Thank you so much, Zan. We are extremely grateful for conducting this wonderful workshop, and your explanation, energy, and support made this session very productive and enjoyable as well. And काफ़ी हमें अच्छे insights मिले, and thank you so much for this. हम इस meeting को end करते हैं. अगर किसी का कोई question है तो वो कर ले, otherwise you can leave. ठीक है, मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा कि कोई भी किसी को भी एनी टाइम इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। किसी को हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ बार बार भी पूछनी है तो आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द कंपटीशन। आई होप इसमें भी आप लोग एक्सेल करें, और किसी भी और चीज़ के बारे में कुछ भी सेशन हो, कुछ भी हो, तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो मैं अभी लीव करता हूँ मीटिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू।